हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं 30 जून से 2 जुलाई के बीच में घटे हुए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम आपको यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स जो हैं करा देंगे। रादर क्या है, हम केवल उन करंट अफेयर पे फोकस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो रादर देन रीडिंग ऑल द ट्रैश इवेंट्स, इट्स बेटर टू फोकस ऑन फ्यू important current affairs which could be asked in any exam। और हम आपसे ये दावा करते हैं, ऑनलाइन तैयारी जो कि देश का नंबर 1 टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है, हम आपसे ये दावा करते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं ये आपके किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी आने वाले एग्जाम है अभी हाल में, जैसे रेलवे का जो ग्रुप डी आएगा, रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम आएगा, उसके लिए ये जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा जो है यदि आपको जो है हमारा करंट अफेयर्स का जो है मंथली पीडीएफ पढ़ना है तो वो मात्र 35 रुपए में उपलब्ध है। और अगर मैं उसकी विशेषता बताऊं तो जैसे कि आपको उसमें लगभग 200 से 250 चुनिंदा करंट अफेयर्स जो है मिलेंगे टॉपिक वाइज। सेकंड जो है 50 से ऊपर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस 300 प्लस वन लाइनर जो है कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मिलेंगे। सो मात्र 100 पेजों की जो पीडीएफ है आपको 35 रुपए में मात्र मिल रही है। या फिर आप जो है हमारे तैयारी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे भी कि आप इसको मुफ्त में पा सकते हैं केवल 399 रुपए के सब्सक्रिप्शन पे। सो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्या हैं। लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि हमने जो आज का करंट अफेयर्स है ये पीपीटी फॉर्म में कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है। प्लस जो हम लाइव सेशन करते थे उसे हम दोबारा सुचारू ढंग से चालू करेंगे। आप लोगों का हमें बहुत प्यार मिला है, उसे इसलिए दोबारा सुचारू रूप से चालू करेंगे कुछ ही दिनों में। तो अपना धैर्य बनाए रखने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा पहला है, हु इज द ओनली एशियन टू बी इनवाइटेड फॉर गोल्डन ग्लोब रेस। तो आपको क्या बताना है, आपका सवाल यह है कि गोल्डन ग्लोब रेस 2018 के लिए आमंत्रित एकमात्र एशियाई कौन है। सो हु इज द ओनली एशियन टू बी इनवाइटेड फॉर गोल्डन ग्लोब रेस 2018, यानी कि गोल्डन ग्लोब रेस 2018 के लिए आमंत्रित एकमात्र एशियाई कौन है। सो आपके ऑप्शंस हैं कमांडर अभिलाष टॉमी, कमांडर जिनसन जॉनसन, कमांडर अभय सिंह, कमांडर संजय कुलकर्णी। तो हिंदी में भी हमने दिया हुआ है यहाँ पे, कमांडर अभिलाष टोमी, कमांडर जिनसन जॉनसन, कमांडर अभय सिंह और कमांडर संजय कुलकर्णी। तो इसका करेक्ट आंसर है कमांडर अभिलाष टोमी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कमांडर अभिलाष टोमी। और यहां पे अगर देखें तो हमने जो है कमांडर जिनसन जॉनसन दिया है, ये हालांकि कोई कमांडर नहीं है, रादर हमने अपनी मतलब कि 22, 23, 24 की वीडियो में जो है जो हमने लाइव किया था वहां पे हमने जिनसन जॉनसन का मेंशन किया था। तो जिनसन जॉनसन जो है जो हाल में ही जो 98वीं जो है अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी में हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूं जिनसन जॉनसन की। तो जिनसन जॉनसन कौन है? ये नेवी में कोई कमांडर नहीं है, नेवी के ऑफिसर नहीं है, बल्कि ये एक एथलीट है जिसको हमने थोड़ा सा नाम ट्वीक किया है, जिनसन जॉनसन। तो इन्होंने अभी हाल में ही जो 98वीं यानी 58 इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उनमें इन्होंने 800 मीटर में जो है 40 साल पुराना जो है रिकॉर्ड तोड़ा था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि श्री राम सिंह के नाम पर था। इसमें से जो अगर डी की बात करें, कमांडर संजय कुलकर्णी, तो कमांडर संजय कुलकर्णी जो है ये इन्होंने उस टीम को लीड किया था जो कि नेवल एक्सपीडिशन की टीम थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे जो कि गई थी। तो संजय कुलकर्णी ने उस टीम को लीड किया था जो कि नेवी की तरफ से माउंट एवरेस्ट की तरफ भेजी गई थी, जिसका नाम था समंदर से सागरमथा तक, ये उस एक्सपीडिशन का नाम था। तो उसके ये हेड थे कमांडर संजय कुलकर्णी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है कमांडर अभिलाष टॉमी। तो अब आइए समझते हैं कि गोल्डन ग्लोब रेस क्या है। सो बढ़ते हैं अपने दूसरे इसकी तरफ। तो हम यहां पे देखेंगे कि गोल्डन जो ग्लोब रेस है वो है क्या, कि गोल्डन ग्लोब रेस हालांकि ये जुलाई 1, 2018 को ये जो चालू हो गया है और ये कहां से हुआ है? लेस सेबल्स डी ओलोन हार्बर। तो ये आपको याद रखना है कि लेस सेबल्स डी ओलोन हार्बर, यहां पे अगर हिंदी में हम देखें तो क्या है? लेस सेबल्स डी ओलोन बंदरगाह। तो ये कहां पे है? ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है जीके में कि ये कहां पे है। तो ये आपका कहां है? ये फ्रांस में स्थित है। कहां है? ये फ्रांस में स्थित है। और ये जो गोल्डन ग्लोब रेस है ये कब चालू हुई है? 1 जुलाई 2018 को। दूसरा सवाल ये बनता है कि कमांडर अभिलेष टोमी जो है ये जो है
अकेले ही दुनिया का जो है नॉन स्टॉप जो है सेल करेंगे। और उनकी जो बोट है उसका नाम क्या है? तो उनकी बोट का नाम है थुरिया। क्या नाम है? अगर हम यहां देखें तो थुरिया। सो उनकी बोट का नाम क्या है? थुरिया। सो ये थुरिया से जो है जो गोल्डन ग्लोब रेस है इसको अकेले ही नॉन स्टॉप ट्रैवल करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि गोल्डन ग्लोब रेस है क्या? सो गोल्डन ग्लोब रेस जो है ये सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन, किसने? यहां पे अगर देखें तो सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन ने जो है ये इसको कंडक्ट कर रहे हैं और ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। और ये जो है 2018 का जो संस्करण है, अगर बात करें यहां देखते हैं तो 2018 का जो संस्करण है सो ये 1968 में जो है जॉनस्टन ने जो भारतीय निर्मित नाव सुहेली पर जो इन्होंने विश्व की परिक्रमा की थी नॉन स्टॉप जो है, उसी की जो है 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। कौन? 2018वां जो संस्करण है। सो दैट मींस कि इफ वी सी हियर व्हाट इज इट, द गोल्डन ग्लोब रेस इज बीइंग कंडक्टेड बाय सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन ऑफ द यूके टू कमेमोरेट 50 years of world's first solo non-stop circumnavigation undertaken by him। सो द जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि किन्होंने विश्व का सबसे पहला अकेला नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन यानी जल यात्रा जो है किया था, तो वो नाम किनका है? सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन। आपको ये याद रखना है, सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन को। और वो जो कब किया था उन्होंने? 1968 में। दूसरा सवाल ये बनता है कि उन्होंने किस जहाज से किया था? तो ये इंडियन बिल्ट बोट था सुहाइली। सो इंडियन बिल्ट बोट सुहाइली से जो है दुनिया की परिक्रमा की थी 1968 में। तो 2018 में इसका जो है 50वां संस्करण जो है मनाया जा रहा है गोल्डन ग्लोब रेस का। फिर अभिलाष टॉमी की अगर बात करें तो ये जो है इनफैक्ट इनको कीर्ति चक्र से ये सम्मानित है। कौन? अभिलाष टॉमी जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित है। सो कीर्ति चक्र अगर पीस टाइम उसकी बात करें तो पीस टाइम के अवार्ड में है, ये पीस टाइम के दौरान ये अवार्ड दिया जाता है। सो पीस टाइम के हम जानते हैं जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो अशोक चक्र है, फिर आपका कीर्ति चक्र है और फिर आपका शौर्य चक्र है। ये पीस टाइम जो है ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। कौन कौन सा? कि पहला आपका अशोक चक्र जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ड्यूरिंग पीस टाइम, सेकंड है आपका कीर्ति चक्र, थर्ड है आपका शौर्य चक्र। सो चलिए, आपको मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो दूसरा है, तो हम दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो हमारा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री हैज वन द 2018 चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी टाइटल। तो जो चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी टाइटल है यानी चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब, ये किस देश ने जीता है 2018 का? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, या फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी अगर हिंदी में बात करें तो। सो आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन वो है बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया ने जो है फाइनल में, जो कि बर्डा नीदरलैंड में खेला गया है, कहां? बर्डा नीदरलैंड में। सो वहां पे जो है खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो है पेनल्टी शूटआउट में हराया। जब सीमित समय में 1-1 ड्रॉ रहा तो पेनल्टी शूटआउट में उसने भारत को हरा के इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसको जो है अपना जो है इस पे दावेदार, अपनी जो खिताबी जीत है इस पे बनाए रखी। क्योंकि 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। 2017 में भी किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। सो अब आइए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। सो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम देखते हैं क्या है कि ऑस्ट्रेलियन मेंस हॉकी टीम ऑन जून 30, 2018 यानी कि कब? 30 जून 2018 शनिवार को यह खेला गया था। भारत को 3-1 से हराया जब पेनल्टी शूटआउट में, जब 1-1 ड्रॉ हुआ। तो इसका पूरा नाम है रैबोबैंक मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ब्रेडा 2018, क्योंकि ब्रेडा में खेला गया नीदरलैंड में। अब दूसरा सवाल इसमें यह बनता है कि किनको जो है गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, तो वो है पीआर श्रीजेश। सो पीआर श्रीजेश जो है ये भारत के गोलकीपर हैं। यहां मैं बता दे रहा हूं, पीआर श्रीजेश हु इज द गोलकीपर ऑफ इंडिया। सो he led the Indian team and in fact Indian team lost to after a wonderful tournament. Indian team lost to Australia and they were runner up in the Champions Trophy 2018। सवाल ये भी आ सकता है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है।
लेकिन अब जो क्रिकेट का जो संस्करण है, हमने जैसा देखा था कि क्रिकेट का जो कुछ महीनों पहले न्यूज आई थी कि जो क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी है दैट विल बी गिवन अ पास बाय, इट विल नॉट बी हेल्ड। और अब जो है T20 पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सो T20 जो है T20 और जो 50-50 जो वर्ल्ड कप होता है, केवल यही दो ही रह जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी नाम की चीज नहीं रहेगी। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी किस में रह गई है? केवल हॉकी में ही रह गई है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में चालू कब हुआ था? तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है हॉकी में 1978 में जो है चालू हुआ था। कब? 1978 में। सो चैंपियंस ट्रॉफी 1978 में जो है चालू हुआ था और ये जो है पाकिस्तान द्वारा प्रपोज किया गया था। किसने प्रपोज किया था? पाकिस्तान ने इसको प्रपोज किया था चैंपियंस ट्रॉफी को, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। सो तीसरा हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है कि आपको बताना है कि हु विल हेड द पैनल फॉर्म्ड, यानी सेंटर हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू अपग्रेड नॉर्म्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक डाटा एट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो यानी कि राज्य और जिलों के स्तर पर जो आपके मतलब कि आर्थिक आंकड़े हैं उनकी गणना के मानदंडों को अपग्रेड करने के लिए एक समिति या एक पैनल का गठन किया गया है। केंद्र ने गठन किया है और उसमें भी केंद्र किसने गठन किया है, किस मंत्रालय ने गठन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम एक्सप्लेनेशन के पार्ट में देखेंगे। तो पहले हम आपको क्वेश्चन पोज कर रहे हैं, क्या है? हु विल हेड द पैनल फॉर्म टू अपग्रेड नॉर्म्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक डाटा एट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी राज्य और जिला स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने के लिए बनाए गए पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? सो कौन करेगा? आपके ऑप्शंस है आर गांधी, अरविंद सुब्रमण्यन, रविंद्र एच ढोलकिया, सी रंगराजन। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है रविंद्र एच ढोलकिया। रविंद्र एच ढोलकिया। आर गांधी जो है ये डिप्टी गवर्नर है थे आरबीआई के। अरविंद सुब्रमण्यन जो है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे जिन्होंने भी हाल में ही रेजिग्नेशन दिया है। और सी रंगराजन जो है ये भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर है और ये बहुत सारे समितियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सी रंगराजन। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो है जो पैनल है ये किस मंत्रालय ने बनाया है, ये क्यों बनाया गया है और रविंद्र एच ढोलकिया है ये कौन है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बनाया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मॉस्पी ने, या इधर कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी ने ये बनाया है समिति को। और ये जो समिति है ये 13 सदस्यीय समिति है या 13 मेंबर कमिटी है। एंड जो रविंद्र एच ढोलकिया हैं ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के। तो IIM अहमदाबाद के जो है रिटायर्ड प्रोफेसर कौन है? रविंद्र एच ढोलकिया। अब ये कमेटी बनाई क्यों गई है? कमेटी ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो मॉस्पी है या केंद्र सरकार है, इट इज अबाउट टू चेंज द बेस ईयर टू कैलकुलेट द GDP एंड IIP फ्रॉम 2011-12 टू 2017-18। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वर्तमान वर्ष से जीडीपी और आईआईपी संख्याओं की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से 2017-18 कर दिया जाएगा। तो इसी के परिदृश्य में जो है ये कमेटी बनाई गई है। तो सवाल आपके लिए ये होता है कि अब जो है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्या लिया जाएगा? तो इट इज 2017-18। और व्हाट वुड बी द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, या दैट मींस कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो आईआईपी। सो व्हाट इज द बेस ईयर या फिर बेस ईयर या आधार वर्ष क्या है? तो वो है 2017-18। पहले क्या था? 2011-12। आपको जो है ये याद रखना है, 2017-18 जो है आपको याद रखना है। तो ये सवाल ये उठता है कि रिवीजन क्यों किया जाता है, क्योंकि बेस ईयर में रिवीजन क्यों? तो बेस ईयर में जो है रिवीजन है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इकोनॉमी का कंपोजिशन चेंज होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है कंपोजिशन चेंज होता है और अर्थव्यवस्था जब वृद्धि करती है या घटती है तो उसको एक करेक्ट मेजरमेंट या सही से मापने के लिए है क्या होता है कि बेस ईयर को चेंज किया जाता है। अगर हम जो बेस ईयर को चेंज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि शायद
जो जीडीपी का कैलकुलेशन है या जो हम सकल घरेलू उत्पाद देखते हैं और जिससे हम देश की वृद्धि को नापते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो होगी काफी डुप्लीकेटेड होगी या साफ नहीं होगी। तो इसीलिए जो है हम बेस ईयर से जो है क्या करते हैं, बेस ईयर को टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, सो दैट कि इकोनॉमी का जो कंपोजिशन है, अर्थव्यवस्था का जो कंपोजिशन है, वो बेटर कैप्चर हो सके। तो अब देखिए बेस ईयर है 2017-18, ये होता क्यों है, ये लेते क्यों है? अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस या जीडीपी एट करंट प्राइस या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जो बेस ईयर पे कैलकुलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और जो करंट प्राइस पे होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस। सो जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस जो होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर जो है प्राइस इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड रहता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। सो मुद्रास्फीति भी जो है उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। सो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि सही मायने में वृद्धि क्या हुई है, अगर हम मुद्रास्फीति को हटा देते हैं तो क्या होता है कि हमारे को असल मायने में एक देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का पता लगता है। सो उस असल मायने को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, आधार वर्ष की नीति अपनाते हैं या मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस को आधार वर्ष से डिफ्लेट करके प्राइस के लिए हम असल जीडीपी को पाते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। तो दोस्तों ऐसा नहीं, अगर आपको यहां समझ नहीं आया है तो हम जो है इस पे एक वीडियो बना देंगे कि कैसे जो है हमारे देश में जीडीपी मापा जाता है। हालांकि आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि आपने देखा होगा बहुत फॉर्मूलेस पढ़ाए गए होंगे, लेकिन आप जो है आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक बहुत ही अलग होगा, बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही डीप इंसाइट के साथ पढ़ाऊंगा कि जीडीपी जो है हमारे देश में मापा कैसे जाता है और क्यों बेस ईयर का जो होता है रोल क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा ये हाल के 2-3 दिनों में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा अगला करंट अफेयर है, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ मलेशियन ओपन बैडमिंटन। जो मलेशियन ओपन बैडमिंटन है इसका जो है पुरुषों का एकल खिताब जो है किसने जीता? तो आपके लिए है ली चोंग वेई जो कि मलेशिया के खिलाड़ी हैं, के श्रीकांत जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, केंतो मोमोता जो कि जापान के खिलाड़ी हैं, ताई जू यिंग जो कि चाइना के हैं। तो इन चारों में से किसने जो है पुरुषों का एकल खिताब जीता है मलेशियन ओपन बैडमिंटन का? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ली चोंग वेई जो कि मलेशिया के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? मलेशिया के। तो आइए यहां पे देख लेते हैं हम। मलेशियन वेटरन ली चोंग वेई बेट यंग जापानीज शटलर केंटो मोमोता 21-17, 23-21 to grab the Malaysia Open title for historic 12th time. सवाल ये बनता है कि मलेशिया ओपन को 12वीं बार जीतने वाले कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ली चोंग वेई। इसके अलावा जो है विमेंस के सिंगल फाइनल में यानी कि महिलाओं के एकल मुकाबले में ताई जू यिंग जो है, जो कि ताइवान की है, ताई जू यिंग ये ताइवान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने चाइना के ही बिंगजियाओ को जो है 22-20, 21-11 से हराया। किसने? चाइना की ही बिंगजियाओ हारी हैं और जीता कौन है? ताई जू यिंग। ये महिला में इन्होंने जीता है। और ये जो मलेशिया ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 1937 से आयोजित किया जा रहा है, यानी कि बहुत पुराना है। 1937 से इसको जो है कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा अगला करंट अफेयर है, टू विच ऑर्गेनाइजेशन इरडाई हैज गिवन इट्स नॉट टू बाई स्टेक इन आईडीबीआई बैंक। यानी सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत के बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीदने को मंजूरी दे दी है? तो आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि जीवन बीमा निगम और एक्सिस बैंक। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है।
सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। सो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हैज एग्रीड टू द तो ये जो प्रपोजल था IDBI बैंक में, ये LIC ने ही फ्लोट किया था, जीवन बीमा निगम ने ही फ्लोट किया था। कहा था कि जो है उसने प्रपोज किया था कि वो IDBI बैंक में 51% जो है हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, और अभी जो उसकी हिस्सेदारी है वो 10.8% है। कितनी है? 10.8%, और उसे बढ़ाकर 51% जो है करना चाहता था। तो उसको जो है IRDAI ने उसको अप्रूवल दे दिया है, लेकिन ये जो है एक कंडीशन से सब्जेक्ट है। ये कहा गया है जो LIC है, ये जो अपना होल्डिंग है फ्यूचर में 15% तक लाएगा। सो कितना लाएगा? 15% तक अपनी हिस्सेदारी जो लाने के लिए बाधित है। और ये जो प्रपोजल है अब जो है सेबी, यानी कि सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो है दोनों इसको अप्रूव करेंगे। तो LIC जो है ये क्या है कि आपका IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का हकदार हो जाएगा। सो अब अगला देखते हैं। सो अगला करंट अफेयर ये है कि भक्ति सेंट जो है, एक भक्ति सेंट है, यानी भक्ति काल जो मिडिवल पीरियड हम बोलते हैं, या मध्यकालीन भारत के दौरान भक्ति एक मतलब कि मूवमेंट चला था। तो उन दौरान जो है संत कुछ लोग थे जो कि मतलब कि काफी प्रचलित हुए थे। तो उन्हीं का एक स्टैचू बन रहा है, और ये जो स्टैचू जब अनवील्ड होगा, यानी जब इसका अनावरण होगा, तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मूर्ति बन जाएगी, यानी कि वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू। तो आपके ऑप्शन क्या है? आपको उन भक्ति संत का नाम बताना है। तो संत कबीर, संत रामानुजाचार्य, संत रविदास या संत शंकराचार्य। तो आपका करेक्ट आंसर है संत रामानुजाचार्य। सो संत रामानुजाचार्य का जो है स्टैचू बन रहा है, और दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बनेगी अनावरण के बाद। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो इस मूर्ति की जो कुल हाइट होगी 216 फुट होगी, और ये जो मूर्ति होगी ये दुनिया की सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी मूर्ति होगी। और ये आ रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद हैदराबाद के पास में ये बन रहा है। और ये जो है कांस्य की बनी हुई मूर्ति है, एक जायंट ब्रॉन्ज है, कांस्य की बनी मूर्ति है, जो कि हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में आ रहा है। 216 फीट है। और ये जो है वर्तमान में अगर बात करें तो ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड का जो स्टैच्यू है, ये दुनिया का सबसे लंबा स्टैच्यू है, जिसकी ऊंचाई है 302 फुट। कितनी? 302 फुट जो है इसकी ऊंचाई है, जो है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों ये थे हमारे जो है 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में घटे हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो है हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि हम जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट प्लस जो टॉपिक डिस्कशन जो है PPT के माध्यम से आपको आपके पास जल्द लेकर आए। सो तब तक जो है आप हमारे PPT को ऐसे ही देखा कीजिए, और हम जो है यहाँ पे आपसे ब्ला ब्ला नहीं करने आ रहे। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। रादर जो है हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक जो है बताएंगे कि क्या आ सकता है और क्या डिस्कस, और उसी पे हम केवल चर्चा करेंगे। सो दोस्तों अपना समय देने के लिए धन्यवाद, धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। तो आज जो है हम अपना करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।